नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं CS के अग्रवाल और हम लोग फाइनेंस बिल 2021 जो आज 1 फरवरी 2021 को प्रेजेंट किया गया और उसका हम लोग जीएसटी का एंटायर पोर्शन डिस्कस करेंगे आपके साथ। CGST एक्ट में अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 7, सेक्शन 99 ऑफ दिस फाइनेंस बिल 2021 और मैं आपको तो आइए इसमें पढ़ते हैं क्या है। जैसे सेक्शन 7 में सबसेक्शन 1, 1A, 2, 3 इस तरह से है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के A, B, C, D तो डिलीट कर गया था, इसमें डबल A ऐड किया गया, जहां पर यह कहा गया कि अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने ही मेंबर्स को सप्लाई करता है, चाहे गुड्स या सर्विसेज, उसको हम सप्लाई मानेंगे, या ट्रांजेक्शन करता है उसको हम सप्लाई मानेंगे। और ये चीज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस में भी लिखा हुआ था और डेफिनेशन ऑफ पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में भी लिखा हुआ था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 क्लॉज F में लिखा हुआ था, एंड AOP और BOI वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया विल बी ट्रीटेड एज ए पर्सन। अब अगर इसको पढ़ूं, द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस बाय ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कंस्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा, यानी कि इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी कोई भी, कहने का मतलब AOP हो, BOI हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, RWA हो, अपने ही मेंबर्स के साथ कोई एक्टिविटीज करे या ट्रांजैक्शन करे, या फिर वाइस वर्सा हो, फॉर कैश या फॉर डिफर्ड पेमेंट यानी उधार और अदर वैल्यूएबल कंसिडर, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो बहुत सारे कोर्ट केसेस आए जहां पर कहा गया अपने ही मेंबर्स को अगर आप सप्लाई करेंगे तो उसको हम अपने आप को ही सप्लाई कर रहे हैं, तो देयर आर नो टू पर्सन, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। और उसी उन सब कोर्ट केसेस को ओवरराइड करने के लिए, चाहे कलकत्ता क्लब का केस देख लीजिए या फिर और कोई एक केस है उसको देख लीजिए, उस सबको ओवरराइड कर दिया। और उन्होंने साफ साफ यहां भी लिख भी दिया कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स और एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर of any court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons, and the supply of activities or transaction inter se shall be deemed to take place from one such person to another. Now अब ये सप्लाई है। अब एक शेड्यूल 2 के पैरा 7 में ये लिखा हुआ था, और शेड्यूल 2 के पैरा 7 में मैं आपको एक बार दिखला देता हूं यहां पर। तो इन शेड्यूल 2 पैरा 7 इसको ओमिट किया गया था। लिखा हुआ क्या था? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू ए मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश दिस और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जब सप्लाई है या नहीं है उसी में डिस्प्यूट था, तो इसका होना या ना होना कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको डिलीट किया गया। इसका डिलीशन का मतलब यह हुआ कि अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने ही मेंबर को गुड्स सप्लाई करेगा या सर्विसेज सप्लाई करेगा या बोथ सप्लाई करेगा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो डिपेंड करेगा कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई, उससे निकलेगा। शेड्यूल 2 से अब नहीं निकलने वाला वो चीज। वापस आते हैं। अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के 4 क्लॉजेस थे, A, B, C और D, और इसमें डबल ए एंटर किया गया, और इस डबल ए में स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल गया रूल 36 सब रूल 4 को, जहां पर रूल 36 सब रूल 4 कहता था कि GSTR 2B के बेसिस पे ही आपको क्रेडिट मिलेगा, उसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी। तो इसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल गई और उसमें लिख दिया, द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड टू इन क्लॉज A has been furnished by the supplier in the statement of outward supply, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। तो उसको या तो 2A या 2B में उससे कम्युनिकेट किया जाएगा। अब क्रेडिट आपको 2B के ही बेसिस पे लेना है, 2A में आ भी जाए तो भी आप उसको इग्नोर कीजिए। यू हैव टू टेक क्रेडिट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 2B। तो ये हो गया। सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 जीएसटी ऑडिट कैंसल्ड, डिलीटेड। तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से आपको जीएसटी ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो बहुतों को दर्द हुआ, बहुत लोग खुश भी हुए कि जीएसटी ऑडिट अब कैंसिल हो गया या डिलीट हो गया, अब जीएसटी ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन
बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बिजनेसमैन को, जो ट्रेडर है, जो मैन्युफैक्चरर है। क्यों? पूरा का पूरा सेक्शन 44 जो एनुअल रिटर्न का, उसको अमेंड किया गया और उसमें क्या लिखा गया कि वो एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न तो जीएसटीआर 9 हो गया, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C हो गया, ये भरेगा खुद ब खुद, सेल्फ सर्टिफाइड। कहां लिखा हुआ सेल्फ सर्टिफाइड? इंक्लूडिंग ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये खुद ही बनाएगा, खुद ही भरेगा, यानी कि इसका प्लस या इसका माइनस, गलती या सही, गलत हो या सही, उसको खुद ही भुगतना पड़ेगा। अब इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को उसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है 9 और 9C वो मर्ज कर दे तो और कम डिटेल मांगे, लेकिन मांगेंगे जरूर। रिकंसाइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न, यानी कि आपकी आउटपुट लाइबिलिटी को रिकंसाइल करेगा। फर्निश फॉर द फाइनेंशियल ईयर विद द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली। तो अगर आप कंपनी है तो आपका ऑडिट ऑलरेडी हो रहा होगा, अगर आप कंपनी नहीं है, अदर देन कंपनी है, इनकम टैक्स में ऑडिट हो रहा है तो उसका स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इनकम टैक्स में भी ऑडिट नहीं हो रहा है तब क्या होगा? तो ऑब्वियसली इन्होंने ये सब बातें, ये रूल्स लेके आएंगे, जहां प्रिस्क्राइब लिखा हुआ वहां रूल्स लेके आएंगे। इस सेक्शन 44 में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न लिखा होता था 31 दिसंबर, वो अब यहां एक्ट में नहीं लिखा हुआ, वो रूल्स में जरूर प्रिस्क्राइब करेंगे। जब वो रूल्स में प्रिस्क्राइब करेंगे ड्यू डेट, वहां से 3 इयर्स या 5 इयर्स हम लोग कंप्यूट करेंगे फॉर सेक्शन 73 या 74। इसके बाद प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर मे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न अंडर दिस सेक्शन। तो एनुअल रिटर्न एग्जाम भी हो सकता है, जैसे आज के डेट में अप टू 2 करोड़ ऑप्शनल है, अब यहां पर वर्ड ऑप्शनल की जगह वो एग्जाम करेंगे। फिर ये लिखते हैं कि जिनको सीएजी ऑडिट करवाना उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो पहले भी वो अमेंडमेंट करके ले आए, इसमें अब दोबारा से है ही लिखा हुआ। सेक्शन 50 इंटरेस्ट की लायबिलिटी सिर्फ कैश पेमेंट वाले पे ही होगी और इनको अब लीगल बैकिंग दे दी गई है और इसमें अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 लिख दिया गया, पहले नहीं लिखा हुआ था लेकिन अब लिख दिया गया। अब आगे आते हैं सेक्शन 74। सेक्शन 74 में क्या था कि 129 और 130 की भी रिकवरी सेक्शन 74 से होती थी। अब इन्होंने कहा कि सेक्शन 129 में जो रिकवरी है उसमें मैं आगे करूंगा अमेंडमेंट में, तो 129 की जो पेनल्टी की रिकवरी है वो 129 में ही करेंगे, 7 + 7 + 14 डेज, इस तरह से मैंने वो जो नोटिस देंगे, फिर वो रिकवरी यानी कि 129 में ही होगी। 130 की पेनल्टी की रिकवरी 130 में ही होगी, 74 75 में नहीं होगी। लेकिन 122 की पेनल्टी, 125 जो जनरल पेनल्टी है, इसकी रिकवरी सेक्शन 74 में होगी। और अगर आपके पास आगे वाले अमेंडमेंट में आएगा, अगर आपको सिर्फ पेनल्टी का प्रोसीडिंग्स चल रहा है तो आपको पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइल करनी है तो आपको 25% ऑफ दैट पेनल्टी आपको देना पड़ेगा, तभी अपील एक्सेप्ट होगा। ये भी एक चेंज आया जो मैं आगे करूंगा आपके साथ। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 75 फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन सेल्फ असेस टैक्स, वैसे तो सेल्फ असेस टैक्स जीएसटीआर 3B में आता है, लेकिन वो कह रहा है कि जीएसटीआर 3B के अलावा जीएसटीआर 1 में भी जो आपने डिटेल भरा है उसको भी हम सेल्फ असेस टैक्स मांगेंगे। कहने का मतलब ये कि अगर आपने जीएसटीआर 1 में 100 शो किया हुआ है, 3B में 80 शो किया हुआ है, तो 100 विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ असेस टैक्स और उसकी रिकवरी होगी। इसके बाद आते हैं अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 83। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 83 में सिर्फ सप्लायर का अटैचमेंट होता था बैंक अकाउंट या बाकी एसेट्स, लेकिन इन्होंने एक सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A अभी ऐड किया है जहां पर लिखा हुआ है कि रिसिपिएंट का भी अटैच हो सकता है बैंक अकाउंट। तो ये कहानी लिखी हुई है। और अगर किसी के कहने पे अगर आपने क्रेडिट लिया है तो उसका भी बैंक अकाउंट अटैच हो सकता है। तो एक बड़ा एट हुज इंस्टांस एक वर्ड लिखा हुआ, उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा 122 सबसेक्शन 1A में। फिर आते हैं अपीलेट अथॉरिटी में, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। यहां पर वैसे तो आपको अपील फाइल करने के लिए टैक्स रिकवरी के लिए कुछ परसेंटेज है, 10% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 10% ऑफ टैक्स जमा करवाएंगे तो आपकी अपील फाइल हो जाती है, आपको पेनल्टी का कोई परसेंटेज नहीं जमा करवाना था। लेकिन अगर सिर्फ पेनल्टी की रिकवरी है तो आपको 25% ऑफ द पेनल्टी पे करेंगे तभी आपका अपील एडमिट होगा। Provided that no appeal shall be filed against an order under subsection 129 subsection 3 unless a sum equal to 25% of the penalty has been paid by the appellant। और अपील कितने महीने के अंदर फाइल करना? 3 महीने के अंदर। और 129 में रिकवरी 7 + 7 + 15 डेज में हो जाएगी। तो क्या मैं अपील भी फाइल कर दूं और उधर वो रिकवरी भी कर ले?
स्टे ऑटोमेटिकली होना चाहिए, जैसे ही मैं अपील फाइल करूं दैट पेनाल्टी प्रोसीडिंग शुड ऑटोमेटिकली बी स्टेड, ऐसा कुछ भी 129 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ नहीं है। अब आते हैं 129 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए एंड बी। अब इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, इसमें जो पहला चेंज किया गया कि अगर इफ ओनर कम्स फॉरवर्ड, तो पहले 100% पेनल्टी लगती थी, अब फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नॉट बिकॉज ऑफ टैक्स टेररिज्म, अब उसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि 200%, 100% की जगह 200% पेनल्टी लगा दी, 200% ऑफ द टैक्स पेबल। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो 2% ऑफ द वैल्यू गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर, ये पेनल्टी है। और अगर ओनर कम्स फॉरवर्ड नहीं होता है तो इसमें है 50%, ये सब है। लेकिन मैं जो पॉइंट यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 129 में, सेक्शन 129 में पहले रिकवरी ऑफ टैक्स भी था, ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी लिखा हुआ था, यहां भी ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी लिखा हुआ था। तो ये ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स ये लिखा हुआ था। अब बताइए कि अगर आपका गुड्स का ट्रांजिट हो रहा है, आप दिल्ली से मुंबई ले जा रहे हैं 15 मई को, 17 मई को आपको रास्ते में पकड़ लिया था ट्रक का गुड्स में, तो क्या उस गुड्स पर आप टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं? ऑब्वियसली नहीं दे, उसका लाइबिलिटी आपकी तो जून में बनेगी। लेकिन वो उसी वक्त 129 में अगर टैक्स भी मांगता है तो वो टैक्स कंप्यूट कैसे होगा? दैट इज वेरी डिफिकल्ट। वो तो क्योंकि टैक्स इसलिए भी कंप्यूट नहीं होगा कि वैल्यूएशन में डिस्प्यूट होगा, एचएसएन में डिस्प्यूट हो सकता है, रेट में डिस्प्यूट हो सकता है, और 129 की जो पेनल्टी है वो लगती है ओनली व्हेन गुड्स आर इन ट्रांजिट। तो मैक्सिमम वो पेनल्टी रिकवर कर सकता है, टैक्स रिकवरी का पावर 129 से हटा लिया गया है। तो इसीलिए ये ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स हैज बीन डिलीटेड। और बी क्लॉज में जब आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे जो ओरिजिनल लिखा हुआ था, तो ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स लेस द एप्लीकेबल टैक्स, वो लेस एप्लीकेबल टैक्स बोला, टैक्स का सब कुछ हटा लिया गया है यहां से। अच्छा, एक बात बता दूं, ये जो हमने नोटिंग की है ये वाला आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां भी मैं अपलोड करूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अब आगे करते हैं। ऑफ सबसेक्शन 2 शैल बी ओमिटेड, 129 का ये मुझे बहुत ज्यादा डराने वाला था, क्योंकि सेक्शन 67 सबसेक्शन 6 में अगर आपका गुड्स रास्ते में पकड़ा गया है तो उसको आप बॉन्ड या सिक्योरिटी देकर छुड़वा सकते थे। अब वो छुड़वा नहीं पाएंगे अनटिल अनलेस यू पे द पेनल्टी। आपके कमेंट्स जरूर बताइएगा ये कितना सही है। जितना मैं डिस्कस कर पा रहा हूँ, जितना मैं सोच पा रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका ओपिनियन कुछ अलग है तो डू लेट अस नो। फिर फॉर सबसेक्शन 3 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली, और क्या सब्स्टिट्यूशन है जो मैं 7+7+15 जो मैं बोल रहा था ये वाला था, कि अगर आपका गुड्स पकड़ा गया है तो वो क्या क्या करेगा, क्योंकि रिकवरी अब 129 में ही होगी, 73 या 74 में नहीं होने वाली है। द प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग गुड्स or conveyance shall issue a notice within 7 days of such detention or seizure specifying the penalty payable। तो गुड्स सीज होने के 7 दिन के अंदर अंदर वो आपको एक नोटिस भेज देगा कि इतनी पेनल्टी देनी है आपको। फिर and thereafter pass an order within period of 7 days from the date of service of such notice, और फिर 7 दिन के अंदर वो ऑर्डर भी पास कर देगा। तो इन दिस बिटवीन वो जो अभी सर्कुलर आया था 2018 का, जिसमें MOV 1, 2, 3 ऐसे करके बहुत सारे फॉर्म थे, मुझे लगता है वो सर्कुलर उनको चेंज करना पड़ेगा फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन, तो वो ऑर्डर भी पास कर देगा। फिर अगेन सबसेक्शन 4 में जो चेंजेस आए जो मैं बता दिया था, 129 में किसी भी तरह का टैक्स या इंटरेस्ट रिकवरी नहीं होगी, जो भी होगी वो पेनल्टी होगी। तो जहां जहां टैक्स या इंटरेस्ट है वहां वहां वो पेनल्टी लिख रहे हैं। और सबसेक्शन 6 लिख रहे हैं, वेयर द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स और ओनर ऑफ सच गुड्स फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 1 विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास। तो ऑर्डर पास कर देगा 7+7, फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको पेनल्टी पेमेंट करनी है। अगर आप पेनल्टी पे नहीं करेंगे तो आपके गुड्स को और कन्वेंस को वो डिटेन करेगा, सीज करेगा और सोल्ड या डिस्पोज ऑफ कर देगा। अब यहां पर मैं जो बता रहा था सेक्शन 67 सबसेक्शन 6 में कि बॉन्ड या सिक्योरिटी देकर वो छुड़वा सकता था, वो अब प्रोविजनल छुड़वाना खत्म है, वो हटा ही दिया उन्होंने टू रिकवर द पेनल्टी। इतना इतना क्रूरता अच्छा नहीं है, बहुत क्रूर है इन जीएसटी डिपार्टमेंट वाले। अब आगे आइए, कन्वेंस छुड़वाना है तो आप कन्वेंस छुड़वा सकते हैं, पेनल्टी दीजिए या 1 लाख विच एवर इज लेस। लेकिन अगर गुड्स
डिटेन किया, पेरिशेबल है, हैजर्डस है, तो वो जो पीरियड है 15 डेज का वो रिड्यूस कर देगा। चलिए अच्छी बात है, अब हम क्या कर सकते हैं। 130 में एक नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज था, वो हटा दिया, अब सीधे वेयर से ही शुरू हो रहा है, वेयर से ही शुरू हो रहा है। अब ये अब पढ़ लीजिएगा, जो इसमें 130 में जो पेनाल्टी था, मैक्सिमम पेनाल्टी था फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स। जो मिनिमम पेनाल्टी है उनको वो चेंज कर दिया। पहले मिनिमम पेनाल्टी 129 सबसेक्शन 1 से आ रहा था, 129 सबसेक्शन 1 से नहीं आएगा। बोला मिनिमम पेनाल्टी विल बी 100% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। इसके बाद है ये सेक्शन 151 था, पावर टू कॉल फॉर स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स ये सब नहीं है, कमिश्नर को पावर दे दिया गया, ऑफिसर को पावर दिया, किसी भी पर्सन को, डायरेक्ट एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन। तो मैं सप्लायर, मेरे रिसिपिएंट से मेरा डिटेल मांगा जा सकता है या किसी से भी कुछ भी मांगा जा सकता है, तो कमिश्नर को ये पावर है। 152 में बार ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, या पढ़ लीजिएगा, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और 168 में पावर टू इशू इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस है, इसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अब मैं आईजीएसटी में आ जाता हूं। आईजीएसटी में जो सेक्शन 16 है, जीरो रेटेड सप्लाई, वो उसके बारे में लिखा हुआ। जीरो रेटेड सप्लाई में बहुत बार ये होता था कि एससीजेड को अगर मैं सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं, तो एवरी सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू एससीजेड इज नॉट ए जीरो रेटेड सप्लाई अंटिल अनलेस इट इज फॉर ऑथराइज ऑपरेशन। ये एससीजेड एक्ट में ही लिखा हुआ है, और वो सर्टिफाई करते हैं कि हाँ ये दिस सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस। एससीजेड के अंदर कस्टम डिपार्टमेंट वाले लोग बैठे रहते हैं, लेकिन ये फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस जीएसटी आईजीएसटी एक्ट में नहीं लिखा हुआ था, इन्होंने यहां पर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन लिख दिया। इसके बाद इन्होंने एक रूल 96 बी लेके आए थे। रूल 96 बी में ये लिखा हुआ था कि गुड्स के केस में, कि गुड्स का हम रिफंड तभी देंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का रिफंड तभी देंगे व्हेन फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन रियलाइज्ड। इसकी लीगल बैकिंग नहीं थी, स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी, उन्होंने स्टैट्यूटरी बैकिंग यहां डाल दी और कहा कि गुड्स के केस में, वैसे तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में फॉरेन एक्सचेंज का कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में तो लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर इन्होंने स्टैट्यूटरी बैकिंग डाल दी। Provided that the registered person making zero rated supply of goods shall in case of non realization of sale proceeds be liable to deposit the refund। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिलाइज नहीं किया तो जो हमने रिफंड दिया है उसको वापस कीजिए और इंटरेस्ट के साथ वापस कीजिए। इसके बाद ये दिस अमेंडमेंट विच आई डोंट लाइक इट, देखिए एक है एक्सपोर्ट विथ अंडर बॉन्ड और एलयूटी, दूसरा है एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर एवरी गुड्स एंड एवरी गुड्स था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेंज कर दिया। बोला कि अगर विथ पेमेंट ऑफ टैक्स है तो हम क्लास ऑफ पर्संस को नोटिफाई करेंगे, जैसे ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर को नोटिफाई कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ऑथराइज कर सकते हैं, जितने भी स्टार हाउसेस हैं उनको ऑथराइज कर सकते हैं, कि ए क्लास ऑफ पर्सन हु मेक जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स दे विल नोटिफाई इट बाय नोटिफिकेशन। किसको कौन एप्लीकेबल होगा, एंड क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच में बी एक्सपोर्टेड ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएस, तो गुड्स और सर्विसेज को भी वो नोटिफाई कर सकते हैं। तो ये पहले जो ऑटोमेटिक रिफंड आता था उसको एक बहुत बड़ा ब्रेक लगेगा कि अगर वो नोटिफाई कर दे तो सबको तो मिलेगा नहीं फिर। दिस इज नॉट ए राइट अमेंडमेंट इन द राइट डायरेक्शन। तो दिस इज, आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ऑल जीएसटी अमेंडमेंट। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग जीएसटी क्लासेस लेते हैं, और ये जीएसटी क्लासेस काफ़ी अच्छी होती है, 170 आवर्स की है। मैं आपको वेबसाइट दिखलाता हूँ अभी, और उस क्लासेस को आप जरूर कीजिए, आपको जीएसटी वाकई में अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए आप 10 घंटे की, 20 घंटे की, 50 घंटे की क्लास लेंगे तो आपको जीएसटी नहीं समझ में आने वाला। बहुत सारी बातें हैं जो छूट जाएंगी, लेकिन अगर आप 170 आवर्स जो हमारी क्लासेस हैं उसमें एक एक डिटेल है, बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है, तो उसको जरूर से कीजिए। मैं भी आपको दिखलाता हूँ वेबसाइट में। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, और इसमें यहीं पर फ्री में जाएंगे तो आपको ये जो फाइनेंस बिल जो अभी हमने डिस्कस किया उसका जो हमने नोटिंग किया उसका डिटेल मिलेगा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और जो खास प्रोडक्ट है वो हमारा जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स है, और आज सीए फाइनल का भी रिजल्ट आया। मुबारकबाद सभी को जो लोगों ने पास किया है,
और जो नहीं पास किए हुए हैं देयर आर मेनी लर्निंग एक्सपीरियंस, वन इज फेलिंग आल्सो। तो उनके लिए भी एक सीए फाइनल का जीएसटी एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, वाकई में जीएसटी आप सीखेंगे यहाँ पर। और जो प्रैक्टिशनर हैं या लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन सब के लिए ये जीएसटी क्लासेस आप जाइए 1750 आप सिर्फ जीएसटी वॉल्यूम 1 से स्टार्ट कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा पेमेंट करने का और डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा ही हुआ है। 95 आवर्स का क्लास है 1750 में, वहां से स्टार्ट कीजिए। पेन ड्राइव का एक्स्ट्रा है, बुक्स का एक्स्ट्रा है। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कीजिए, कॉल कीजिए, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। वॉल्यूम 2 दोनों एक साथ ले लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। ऐसे ही सीए फाइनल का है, सीएस प्रोफेशनल का है, सभी के लिए है, इनकम टैक्स का भी है। तो आप इन जो क्लासेस लेंगे यू विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। सो तो आपका व्हाट्सएप का, कॉल का, यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन का, लाइक का, कमेंट का, सबका बेसब्री से इंतजार करूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।